नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बतौर मेहमान हमारे साथ तो चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े हैं नवभारत टाइम के असिस्टेंट एडिटर नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के हमारे दोनों साथी शार्दुल कात्यायन और मेघनाद हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। आप दोनों का भी स्वागत है चर्चा में। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। तो चर्चा में इस हफ्ते ज्यादातर चर्चाएं, क्योंकि हमारे साथ नरेंद्र जी भी हैं और पॉलिटिकल उनके विचारों को हम लोग देखते सुनते रहते हैं, ट्विटर से लेकर उनके अपने प्लेटफॉर्म पे भी। तो हम इस बार की जो चर्चा है ज्यादातर मुख्यतः राजनीतिक मुद्दों पर ही केंद्रित रहने वाली है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मेघनाद जो विषय है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा फौरी तौर पर एक जानकारी दे दे, फिर हम बाकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेडलाइंस पर जाने से पहले मैं श्रोताओं को एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर एक एनएल रिसेस करके कार्यक्रम होता है जिसमें हम कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गुलजार आ चुके हैं, कोंकणा सेन शर्मा आ चुकी है, रामचंद्र गुहा आ चुके हैं। इनको हम अपने सब्सक्राइबर्स से मिलाते हैं और एक शाम को सैटरडे को एक इवेंट करते हैं जहाँ पर आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो और इसके अलावा हम उनके बुक्स भी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप और लोगों को सब्सक्राइब करने में कन्विंस कर दे तो हम एक बुक गिव अवे भी करते हैं। तो आने वाला हमारा जो रिसेस का कार्यक्रम है वो काफी एक्साइटिंग है, उसके बारे में ही बताना चाहता था। हमारे पास हमारे यहाँ पर अब वरुण ग्रोवर आने वाले हैं जो कि एक कवि है और एक स्क्रिप्ट राइटर भी है और कॉमेडियन भी है। आकाश बैनर्जी आप तो जानते ही होंगे, वो आने वाले हैं। रॉकी और मयूर जो कि हाईवे ऑन माय प्लेट के जो होस्ट थे वो भी है। गजाला वाहब और कबीर बेदी जी भी आने वाले हैं। तो ये सब अभी गेस्ट हमारे महीने 2 महीने में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रोताओं को कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसमें एंट्री मिल पाए। और अगर आपको ये जो शो है ये केवल और केवल हमारे स्पेशल जो न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के लिए हम करते हैं, तो उसमें एंट्री केवल सब्सक्राइबर्स को होती है। बिल्कुल। और अगर आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर जो चर्चा का जो पेज होगा उसके नीचे आपको इस पर और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेडलाइंस पे बढ़ते हैं अतुल सर। बिल्कुल। हाँ, तो पहली बड़ी घटना जो हुई पिछले हफ्ते वो थी नरेंद्र मोदी जी का एक नेशनल एड्रेस हुआ। उसमें उन्होंने ये घटना हो गई। घटना हुई। शुक्र है तुमने दुर्घटना नहीं कहा। घटना ही थी सर, क्या बात कर रहे हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय एड्रेस दिया। उसमें उन्होंने अपना जो वैक्सीन पॉलिसी है फिर से चेंज कर दी। आपको याद होगा कि पहले उन्होंने कहा था कि सब जो वैक्सीन्स है उसको डिसेंट्रलाइज करके अब खरीदने का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा राज्य सरकारें करेंगी। तो उन्होंने अभी टीवी पर आकर ये कहा कि ये हम बदल रहे हैं और खरीदने का काम अब सेंटर करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब स्टेट्स करेंगी। और इसके बीच में भी काफी घटनाएं हुई थी, वो उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, स्टेट गवर्नमेंट्स ने लेटर्स भी लिखे थे, काफी पुश बैक आया था इसके लिए। पटना हाईकोर्ट से एक खबर आई है कि अभी तक तो हम बोल रहे थे कि अंडर काउंटेड है। तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को बोला कि आप इसको करेक्ट कीजिए, बक्सर में जो फिगर्स है उनको। तो उन्होंने 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रिकाउंट किया तो उनका जो फिगर था, डेथ टोल फिगर, वो 72% से बढ़ गया। मतलब 5,400 लोग जो बता रहे थे जून 8 में डेथ्स हुए, वो बढ़ के 9,300 से ज्यादा हो गए। तो आप सोचिए कि अगर ये एक 38 डिस्ट्रिक्ट्स में मामला ऐसा है तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। मतलब डर लगता है कभी कभी। फिर कोवैक्सीन के ट्रायल के बारे में कुछ न्यूज आई है। उन्होंने कहा है कि जुलाई में वो फेज 3 ट्रायल रिलीज करेंगे। ये एक काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था पहले। उसका फेज 3 ट्रायल हुआ नहीं था, पर जनवरी में फिर भी वो अप्रूव कर दिया था और अभी दे भी रहे लोग। तो वो एक खबर है। एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में पता चला। वो एक्चुअली घटना पहले हुई थी।
एक उत्तर प्रदेश में, एक आगरा में एक हॉस्पिटल में कुछ मॉक ड्रिल के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स देखना चाहते हैं कितने लोग जिंदा बचेंगे। तो ये उनके जो ओनर है पारस हॉस्पिटल के, अरिंजय जैन, उनका एक वीडियो निकला है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसा मॉक ड्रिल किया और लोग नीले पड़ गए। तो वो काफी वायरल हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। एक और एक दो छोटी छोटी खबरें हैं। एक तो ट्विटर को फिर से गवर्नमेंट ने धमकी दे दी है कि बॉस, आईटी रूल्स के तहत तुमने जो कंप्लायंस ऑफिसर्स बिठाने थे वो बिठाए नहीं आपने। तो ट्विटर ने कहा है कि हम सब एफर्ट्स कर रहे हैं, एडवांस स्टेजेस में चालू है उनका एफर्ट। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक लेटर भेजा, मतलब बेसिकली ट्विटर को बोला था कि मंजुल जो है, हम कार्टूनिस्ट है, उनका अकाउंट हटाने के लिए और पोस्ट हटाने के लिए एक उनको नोटिस भेजा। तो ट्विटर ने उनको इत्तला किया था मंजुल को, तो मंजुल ने वो ट्वीट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो भी एक साइड में थोड़ा सा चालू है। इसमें एक और अपडेट है मंजुल वाले मामले में। अब ये ताजा अभी जानकारी आई है कल शाम को कि मंजुल को शायद उनके जो जिस संस्थान के लिए काम करते थे, न्यूज 18 इंडिया के लिए, उसने उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है, उनको एक तरह से बर्खास्त कर दिया है। अच्छा, तो ये तो काफी, मतलब यार मैं मतलब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कभी कभी समझ में ही नहीं आता। मतलब एकदम बुरी तरह से डिसेंट को क्रश करने में लगी है एकदम। इसमें एक चीज देखने वाली बात होगी, मंजुल बता पाएंगे और संस्थान उनका बता पाएगा कि जो घटना हमारे सामने आई थी वो घटना थी कि ट्विटर से सरकार ने कुछ कहा था, सरकार ट्विटर के बीच में कुछ जो भी था, इसमें उनके संस्थान को न्यूज 18 इंडिया की क्या भूमिका थी, उनसे क्या सरकार ने विरोध जताया था, उनसे भी सरकार ने कुछ कहा था करने के लिए या नहीं कहा था, या उन्होंने आर्बिट्रेरी तरीके से खुद ही सुओ मोटो उसको लेके कार्रवाई कर दी है। ये क्या है अपने आप में, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात होगी जी। और मे बी शायद कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर हो गया होगा और रिन्यू नहीं किया होगा, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है लेकिन, क्योंकि जो अभी तक ताजा रिपोर्ट आई उसमें उसके मुताबिक उनको टर्मिनेट किया। अच्छा, ठीक है। और एक दो छोटी सी खबरें हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2021-22 का, उसको घटाकर 8.3 कर दिया है। पिछले साल उन्होंने 10.1 तक रखा था। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30,000 से ज्यादा बच्चे उनके रिकॉर्ड के हिसाब से ऑर्फन हुए हैं, एक से ज्यादा पेरेंट उनकी मौत हुई और अबैंडन हो गए हैं। तो काफी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उनके डिटेल्स ले रहे हैं इलीगल अडॉप्शन के लिए। तो ये एक बहुत ही अजीब सी आपदा खड़ी हो गई है अभी पैंडेमिक की वजह से। ठीक बात। और एक सर आप ही बता दीजिए जितिन प्रसाद के बारे में। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के पुराना कांग्रेसी परिवार था शाहजहांपुर इलाके का उत्तर प्रदेश में, वो उनके पिता जितेंद्र प्रसाद भी पुराने कांग्रेसी थे। अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। क्यों ना सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मंजुल वाली घटना हमारे सामने संक्षेप में, क्योंकि नरेंद्र भी हमारे साथ हैं और नरेंद्र ट्विटर पर काफी सक्रिय रहे हैं, तो वो ये जो मंजुल के साथ घटना हुई, जो सरकार ने नोटिस भेजा और ट्विटर ने उसको इत्तला किया उनको, मंजुल को, अब उनके संस्थान ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, वो कैसे इस घटना को देख रहे हैं नरेंद्र आप? अगर देखें तो ये जिस तरह से अभी जो पिछले कुछ महीने में सिर्फ मंजुल नहीं, कई सारे जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, जो आपने देखा होगा, जो आंकड़े आए हैं, तो कंप्लेंट्स करने के लिए कई सारे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सभी जगहों पर गवर्नमेंट की ओर से कई रिक्वेस्ट गए हैं कि इनको ये बंद कर दें। तो ये सिर्फ एक आइसोलेशन में सिर्फ मंजुल का केस नहीं था, कई लोगों को गया कि वो है। अगर आपने मैं स्पेसिफिक बात करूं तो 2021 में अब तक जो गवर्नमेंट की ओर से जो भेजा गया है, तो वो पिछले 4 साल में सबसे अधिक आंकड़ा है वो उसमें। तो उसमें एक वन ऑफ द, क्योंकि वो एक नॉन फिगर है और अभी कार्टून बना रहे हैं, तो उन पर चर्चा होना थोड़ा स्वाभाविक था। इस पर जब ट्विटर पे या जब बहस उठी, तो मैंने जब कई सारे देखा, तो कुछ जो ये आरोप लगा कि वो चूंकि गवर्नमेंट की बुराई कर रहे थे
और काफी एग्रेसिव थे, तो उसको उसके लिए किया गया। तो उसके जवाब में मैंने देखा कि कुछ कई लोगों ने, जो राइट विंग, जो जो गवर्नमेंट समर्थित लोग थे, तो उन्होंने भी दिया कि ये मेल मुझे भी आया था, मुझे भी बताया गया कि अकाउंट में कर दो गवर्नमेंट के साथ कि आप मतलब विरोध कर रहे हैं। तो उस मामले में लेकिन ये तय है कि इसको अगर आप अगर ये राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, किसी भी हो, बात तो यहाँ फ्री स्पीच की हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है। याद होगा कि जब 2011-12 में जब असीम के साथ हुआ था, तो ठीक है, उस वक्त में उसके एक वर्ग था जो कह रहा था कि कार्टून बहुत ही अच्छे टेस्ट में नहीं है, लेकिन बैड टेस्ट में थे जी। हाँ, लेकिन फिर भी उसको जस्ट उसके सेक ऑफ द की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका जो कार्टून था तो वो कहीं ना कहीं वो राइट विंग को हर्ट करने वाला ज्यादा था, अगर राष्ट्रवाद के प्रिज्म में देखे तो। लेकिन उनको सबने सपोर्ट किया कि नहीं, ठीक है, वो आपका एक व्यू पॉइंट आपका गलत हो सकता है, आपके क्रिएटिविटी से आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपके लिखने या आपके कार्टून से आपत्ति नहीं हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर आज देखें, ये 8-9 साल में क्या ऐसी चीजें बदल गई कि कोई भी हो वहां, तो अगर यही अगर 8 साल पहले अगर तुलना हम लोग देखें, तो उस वक्त तो किसी धारा की बात नहीं हुई, हम सब ने एक कलेक्टिव समाज, एक कलेक्टिव आवाज के रूप में उन्हें सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनके कार्टून से सहमत हूँ, हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे मैं ही उनके कार्टून से सहमत ना हूँ कि वो उतनी तीखी नहीं थी या जो भी, मतलब आप हर का तर्क था, लेकिन इस मामले में सभी हम लोग तय था कि उनके साथ गलत हुआ है। और ये जो कानून है, वो जो 66A था, याद होगा उसके बाद कितनी बहस उठी और अंततः सुप्रीम कोर्ट से उस कानून को जाना पड़ा उसमें। सरकार ने भी माना वो हमारी गलती थी, वो ये जो चीजें हैं, ये 8 साल में क्या बदलाव आया है, तो ये आया है। तो बात एक मंजूर के बारे में से अगर आप इन टोटलिटी बात करें, तो कभी भी उस वक्त किसी का नहीं, हम लोग अगर आप देख रहे थे, याद होगा उस वक्त असीम ही नहीं, एक याद होगा कि मनमोहन सिंह के नाम पे एक पैरोडी अकाउंट चलता था। कई बार वो मनमोहन सिंह के ट्वीट से वो अधिक पॉपुलर हो जाता था उस मामले में, तो उसको बंद कर दिया गया कि नहीं, इससे कंफ्यूजन हो जा रहा है या पीएमओ का एक अपमान हो रहा है। तब भी लोग खड़े रहे उसमें, कोई किसी भी धारा के रहे हो। तो एक जो फ्री एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इधर संसार सरकार जो सिस्टम है, उनके बीच में एक नई, अब जो चेंज मंजूर के समय में आया है, तो एक धारा जो उस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा पैरोकार था, जो सपोर्ट करता था, उसे खुद इसकी उसका तर्क बदल गया है। ये समय ऐसा है कि जिसमें उसका एक तरह का अपॉर्चुनिज्म दिख रहा है कुछ लोगों में, कि उस समय उनके एक ही जैसे मामलों पे अलग अलग नजरिए। दुखद, और उससे भी बड़ी दुखद बात होती कि जब एक अपने बड़े पत्रकार और जो पद्मश्री विनर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, आपने देखा होगा कि नहीं, ये कुछ लगाम तो लगना ही चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर। याद होगा आपने, पद्मश्री विनर थे और बहुत सीनियर से आप आलोक मेहता जी की बात कर रहे हैं, उनका ट्वीट आया था। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से, चूंकि एक पर्सपेक्टिव भी दिया नरेंद्र। जो मुख्य विषय है उस पर हम आते हैं, और हमारे साथ चूंकि शार्दुल और मेघनाथ भी हैं, तो उस विषय पर उन सब की भी टिप्पणियां आएंगी, तो थोड़ा सा हमारे हम लोगों का जो अभी बहुत एक विवाद या बहुत जो कहते हैं बहुत संकीर्ण हो चुका है, उसको थोड़ा सा हम विस्तृत और फैलाव में देख पाएंगे। जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश था, जो राष्ट्र के नाम उनका संबोधन था, जिसको हमारे मेघनाथ जो हमारे साथी हैं वो घटना के तौर पर देखते हैं, तो उस घटना के लिहाज से थोड़ा सा देखें हम, तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि जो वैक्सीन की पूरी नीति थी, उसमें एक बार फिर से यू टर्न दिखा। और वो यू टर्न ये था कि अब केंद्र सरकार फिर से दुनिया के तमाम हिस्सों से और जो भारत में पैदा हो रही है वो तमाम वैक्सीन को का प्रोक्योरमेंट खुद करेगी, स्टेट को वही उसकी सप्लाई करेगी, राज्यों की भूमिका केवल वैक्सीन देने में होगी, वैक्सीन को एंड यूजर तक पहुंचाने की होगी, और बाकी सारा जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार लेगी। इसमें बीच में एक टाइम आया था जब इस नीति को बदला गया था। इससे पहले भी शुरुआत से वही नीति चल रही थी, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में सरकार ने उस नीति को बदलकर इस तरह से कर दिया था कि जो 18+ की लोगों की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन अब राज्य खुद प्रोक्योर करेंगे और राज्य खुद देंगे, वो राज्यों के सिर पे डाल दिया गया था।
अब जो प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन है उसको, उस पर जो पहली चीज है, क्योंकि हम लोग एक न्यू नॉर्मल वाले एरा से गुजर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि पहले जिनके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो न्यू नॉर्मल के तहत इस बार जो हुआ है, राष्ट्र के नाम जो संबोधन होता है, बेसिकली ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता से इंटरेक्ट करते हैं, देश की जनता से संवाद करते हैं, और उसमें दलगत राजनीति जो होती है, जो पार्टी वाइज जो जिसको कहते हैं कि बहुत संकीर्ण या क्षुद्र पॉलिटिक्स होती है, उसको उससे दूर रखा जाता है। अब तक नहीं हुआ, लेकिन ये जो नेशन था, ये जो एड्रेस था, ये जो संबोधन था उनका, इसमें साफ साफ इसको ये कह सकते हैं कि ये एड्रेस टू नेशन कम था, एड्रेस टू पॉलिटिकल ओपोनेंट ज्यादा था। दो नजरिए से इसको देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने इस पूरी जो नीति के बदलाव को राज्यों के सिर पे फोड़ दिया कि बहुत सारे राज्य ऐसी मांग कर रहे थे, उनको असलियत का अंदाजा हो गया कि कैसे कितना मुश्किल है करना ये वैक्सीन प्रोक्योर करना और नहीं करना। इस वजह से वो अचानक से उन्होंने इसमें ये कर दिया, और फिर उनकी मांग ये थी कि पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया जाए। दूसरा, उन्होंने अनाज के ऊपर जो बयान दिया वो भी एकदम पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान था, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनाज की एक नीति को लेकर, घर घर अनाज योजना को लेकर केंद्र सरकार पर काफी कठोर और तेज प्रहार किया था। उनकी नीति को दिल्ली केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था, घर घर अनाज पहुंचाने की। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्पीच ज्यादा थी, एड्रेस टू पॉलिटिकल ओपोनेंट ज्यादा था। एक चीज पहले क्यों ना हम इसी पर बात कर लें, मेघनाथ, शार्दुल। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो स्पीच जो था वो नेशन को कम एड्रेस कर रहा था और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ज्यादा कर रहा था, और आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स को एक मैसेज देने की ये मुझे लगा एक मतलब प्रयत्न था उनका। तो मेरा एक्चुअली मैं श्रोताओं को सबसे पहले मैं कुछ फिगर्स देना चाहूंगा। हमने इस पर काफी रिसर्च किया है न्यूज लॉन्ड्री ने कि कितना वैक्सीन अभी तक ऑर्डर किया था और कितना डिलीवर हुआ है। तो मैं जल्दी से ये बता देता हूँ कि फेज 1 में कोविशील्ड के 5 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर किए थे और कोवैक्सीन के 1 करोड़ तक ऑर्डर किए थे, वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं। फेज 2 में 10 करोड़ ऑर्डर किए थे कोविशील्ड के और कोवैक्सीन के 2 करोड़ ऑर्डर किए थे। उसमें से 75% के आसपास कंज्यूम हो चुके हैं। अब फेज 3 में यहाँ पे ही सब कंट्रोवर्सी आती है। फेज 3 में हमारी सरकार ने 11 और 5 करोड़ दोनों वैक्सीन के ऑर्डर किए, मतलब 16 करोड़ टोटल। और ये डिलीवरी जो होने वाली है वो जुलाई तक होने वाली है। तो आधार पूनावाला ने पहले एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें ये कहा था कि जब सरकार ने ऑर्डर ही नहीं दिए तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। उनको कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये एक चीज बहुत बड़ी क्रिटिसाइज की गई थी सरकार की। अब ये जब निकल के आया था कि अरे वैक्सीन ही मतलब वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिया है, तो फिर उन्होंने ये इसका भांडा फोड़ दिया स्टेट गवर्नमेंट्स पर, और उन्होंने कहा कि अब आप ही प्रोक्योर कीजिए, आपको इतना एसेंशियली आप इतना कंप्लेंट कर रहे हो तो आप ही प्रोक्योर कीजिए। अब इन्होंने कोशिश भी की, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने और आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट ने टेंडर भी जारी किए वर्ल्ड मतलब बाकी के वैक्सीन्स को लेने के लिए, और कंपनीज ने बोला कि हम आपसे डील कैसे कर सकते हैं, हमको तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करना है। तो वो तो उनका वैक्सीन प्रोक्योरमेंट हुआ ही नहीं। 1 महीना बीत गया ये सब होते हुए, और उसके बाद ये स्पीच आया और उन्होंने कहा कि अब नहीं, हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। और इसका भी भांडा वो सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार पे फोड़ रही है। क्या उन्होंने, अगर आपने स्पीच देखा होगा तो उन्होंने बेसिकली ब्लेम ही किया है कि हमने तो सब कुछ देने की कोशिश की पर इन्होंने कुछ नहीं किया टाइप। और एक नैरेटिव अब बनाने की कोशिश हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले बोला था हमको कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दो, पर एक्चुअल में रियलिटी में एक ही स्टेट ने, जो कि वेस्ट बंगाल है, उन्होंने फरवरी में ये एक सजेशन दिया था कि हमको भी खरीदने की छूट दी जाए, एक ही स्टेट ने। पर बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो ऑपोजिशन है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिसेंट्रलाइज करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रलाइज्ड ऐप है, जो कोविन है या फिर जो उसको उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो रहा है। असल में ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो राज्यों की डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि केंद्र सरकार
कोविड से रिलेटेड जो तमाम प्रोटोकॉल या नीतियां थी उसको एक तरह से पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेकर बैठी थी। जो राज्यों की मांग थी, जैसे दिल्ली सरकार की मांग भी आई थी सामने, उसमें ये था कि किसी भी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, मसलन वैक्सीन का, उन्होंने कहा हम घर घर वैक्सीन लगाना चाहते हैं, वो यही छूट। तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, केंद्र सरकार ने क्या किया कि पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, और इस तरह से पल्ला झाड़ा कि उन्होंने कहा आप खरीदोगे भी तुम ही और लगाओगे भी तुम ही। ऐसा किसी राज्य ने नहीं कहा था एक्सेप्ट पश्चिम बंगाल, जो कि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का जिक्र मेघनाथ ने किया, और वो भी फरवरी में कहा था, इलेक्शन से पहले, काफी पहले। लेकिन और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, मैं चाहूंगा कि नरेंद्र भी अपनी राय दें और शार्दुल भी, वो ये है कि ये नीति जिस समय केंद्र सरकार ने बदली, उस समय को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो समय था अप्रैल मई का। अप्रैल में वो टाइम है जब दूसरी वेव अपने बहुत भयानक रूप में थी। उसका मतलब असर इतना भयानक था कि सरकार पूरी तरह से पंगु हो चुकी थी। केंद्र सरकार बुरी तरह से मतलब अनुपस्थित थी हर जगह से। नेताओं के बयान नहीं आ रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन ये वो। ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक एसओएस प्लेटफॉर्म बन गया था, और सरकार पूरी तरह से नदारद थी। ऐसे समय में सरकार ने इस नीति को बदलकर राज्यों के सिर पर, तो उसको सिर्फ इस आज प्रधानमंत्री 2 महीने बाद कह रहे हैं कि राज्यों के कहने पर किया था। दरअसल उस समय जो सरकार ने किया था वो पूरी तरह से पल्ला झाड़ने के लिए किया था, क्योंकि सरकार को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है। नरेंद्र, आप कैसे? हाँ, आप जो बिल्कुल सही कहा आपने। इसको मैं और थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ जी। इसको मैं शुरू करूंगा जनवरी और फरवरी से। हाँ, यहाँ पे आप अगर देखें तो जनवरी में वैक्सीन इंडिया को मिल गया था, और दो वैक्सीन की बात हो गई थी, और वो सामने आने वाला था जी। उस वक्त में जो फर्स्ट वेव इंडिया में लगभग खत्म हो चुका था, शायद मुझे याद है 8 फरवरी या कुछ ऐसा, जहां जब 8000 के आसपास केस तक आ गया था, काफी नीचे आ गया। हाँ, और कहीं ना कहीं उसको लेकर एक अर्जेंसी, और कहीं ना कहीं आपने पुराने चाहे तमाम इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, तमाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम लोग, सब लोग, मीडिया, सबने लगभग मान लिया था कि कोविड जा चुका है। तो और उसी वक्त में हमारे यहाँ वैक्सीन का सप्लाई शुरू हुआ, और शुरू में हेल्थ वर्कर के साथ कोविड वॉरियर, फिर 60, और उस दौरान आपने एक देखा होगा जो वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी को काफी प्रमोट किया गया, उस पर काफी चर्चा हुई वहां पे, और हर दिन विदेश मंत्रालय उसको अपडेट करता कि आज भारत ने इतने विदेशों, इन देशों को टीका भेजा गया, फिर वहां से बधाई संदेश आता था, और उस नाम पर कई सारे स्टोरीज और कई सारे जो एक तरह से गुडविल लेने की, ऐसे समय में जो ग्लोबल लेवल पे कई सारे इंडिया चैलेंज फेस कर रहा था, तो उसमें इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इंडिया में कोई ऐसी तो हाहाकारी है नहीं कि वो टीका लोग लेने के लिए, ठीक है, इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। इसको वैक्सीन मैत्री में एक डिप्लोमेसी की एक अच्छा विंडो दिखा, और वहां पे लग गया। हकीकत ये है जो बाद में इनको क्लैरिफाई करना पड़ा, वो आप दे नहीं देते, कुछ कुछ मिलियन आप के लिए मजबूरी था आपके, चूंकि जो सेरम के साथ जो कोविशील्ड का ऐसा ग्लोबल पैक्ट था, वो आपको देना ही था, जिसमें आप उसको मना नहीं कर सकते थे, वो जो ग्लोबल हुआ है उसमें कोवैक्स के लिए। और दूसरी बात, कई सारे भारत ने टीके कॉमर्शियली भी बेचे, जो आपको बेचना ही था। तो लेकिन इस बात को उस वक्त, चूंकि ये एक जो कोविड जो टीका पर मैत्री वाली डिप्लोमेसी का जो इंडिया को एडवांटेज मिल रहा था, ये सरकार को एडवांटेज मिल रहा था, और उस पर कई सारे इनके पक्ष में देश विदेश में कई सारे आर्टिकल्स भी आए, मीडिया रिपोर्ट्स भी आई, तो सरकार उस वक्त खामोश रही कि नहीं, ये मेरा ये मैं सब कुछ मैं इसको डिप्लोमेसी के तहत नहीं दे रहा हूँ, कुछ मेरी मजबूरी भी थी है कि मुझे देना ही है, उस बात को स्किप कर गया। और तब आए अप्रैल में, जब अप्रैल में जब सेकेंड वेव पीक हो गया, जब सरकार पे जो चैलेंजेस सामने आने लगे, और बंगाल में रैली हो रही है, इस तरह के नैरेटिव होने लगे, कई सारे सवाल उठने लगे, तो आपको याद होगा, और अभी जो आपने कहा अप्रैल में जो घोषणा हुई थी, वो बंगाल से रैली आने के तुरंत बाद, बिल्कुल आपने, मुझे याद है 5 बजे मीटिंग हुई, और एकदम लग रहा था कि क्या होना चाहिए। और उस वक्त में 2 चीज सबसे बड़ी जो आरोप में, जो केंद्र सरकार पर जो आरोप लग रहा था, उसमें 2 जो सबसे अहम पॉइंट था कि यहाँ आप जब देश के लोगों को टीका नहीं लग रहा था और आपने पूरा विदेश भेज दिया, और दूसरा आप इधर लोग मर रहे हैं और आप रैली कर रहे हैं, ये 2 मुख्य आरोप थे।
तो उनको सरकार को लगा कि ये अचानक पहले इस दोनों आरोप को ये करने के लिए, चूंकि हम गंभीर हैं ये बताने के लिए, एक जल्द से पहले मुझे कुछ न कुछ एक ऐसा कुछ घोषणा या उस तरह की चीजें करनी होंगी जो मुझे लगा कि हम सीरियस हैं। तो उन्होंने ये 45 से नीचे वाला और बाकी जो अचानक नीति में उस वक्त 8-10 दिन में इतना बड़ा इंडिया जैसे देश में जहाँ की आबादी है वहां पे ये तय था, ये सरकार भी इसमें क्लूलेस थी, घोषणा हो गई। और उसके बाद जिस तरह से चीजें हुई वो आप आना ही था, ये फेस होना ही था, जिस तरह से मेस होना था। 10-15 दिन बस सारे स्टेट के पास कोई ना वैक्सीन थी ना कुछ था, अभी भी कई जगह पे मिलने अभी भी बहुत सारी जगहों पे वही स्थिति है। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने जो अफरा तफरी का में ये फैसला किया वो असल में उनकी मजबूरी का ज्यादा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस तरह का संदेश देने की कोशिश की ये तो राज्यों का ही कहा था जो हमने मान लिया था। ये पूरा सच नहीं है। और इसका एक और पहलू है जो है सुप्रीम कोर्ट का 31 मई को आया हुआ वो फैसला, जिसमें उसने कहा कि अभी की जो नीति है, आप कह रहे 45 वालों को फ्री में देंगे और बाकी लोगों को पैसे लगा के देना पड़ेगा या उनको राजी, ये पूरी तरह से इरेशनल और आर्बिट्रेरी है। ये 31 मई का है। इसमें भी IT सेल के लोग बड़े वो सब लेके आए कि ये तो 2 मई को फैसला हो गया था सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद आया। उसमें झूठ कहाँ बोला जा रहा था वो भी समझिए। सुप्रीम अतुल सर, एक छोटा सा डिटेल ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 31 दिसंबर तक हम 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन कर लेंगे। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको ढंग से टाइम टेबल दे लो, क्योंकि ये बहुत ही इरेशनल लग रहा है और कैसे करोगे आप, क्योंकि अभी तक जो मैंने जो फिगर्स बताए तो 32 करोड़ का तो बस ऑर्डर ही हो चुका है और मैन्युफैक्चर भी नहीं हुआ है, और 130 करोड़ लोगों के इसमें हमको 260 करोड़ डोजेस चाहिए डबल डोज लगाने के लिए, और अभी तक के बस 3.5% फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके। तो इस पूरे सिचुएशन को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भैया क्या बात कर रहे हो एसेंशियली। उन्होंने एफिडेविट भी जमा करने के लिए बोला था। उस कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री को के एड्रेस को देखा जाना चाहिए। शार्दुल से मैं चाह रहा हूं कि इस पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो वाकया हुआ और जिस तरह से सरकार ले रही है उन पर शार्दुल की क्या प्रतिक्रिया वो भी सुनना। देखिए, इस मामले में एक चीज और है जिसे मेंशन करना अभी रह गए कि ये पहली दूसरी बार नहीं था। ये 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप टाइमलाइन को देखें तो भारत सरकार ने तीसरी बार अपनी वैक्सीन नीति बदली। पहले ये 75-25 थी, फिर 50-25-25 कर दी कि आधा केंद्र सरकार लेगी, 25% वो ले लेंगे। अब फिर से 75-25 हो गई है। और इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि जैसा बाकी लोगों ने पहले बोल दिया है कि जिम्मेदारी जब दिखने लगा कि हम असफल हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ियां हो रही है, तो पल्ला झाड़ लो और उसमें नाराजगी भी दिखाना, और अब उसे नैरेटिव ट्विस्ट दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी टांग खींची तब बिल्कुल उन्हें लगा होगा, और देखिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कारण नहीं है, कारण ये भी है कि इन्हें अपना ग्राउंड से फीडबैक भी आ रहा है। चाहे आप भाजपा से अग्री करते हो या ना करते हो, उनका ग्राउंड पर चुनाव का ही सही मैकेनिज्म है, तो उन्हें फीडबैक आ रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि वो संकट में है, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ बदले, वो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वैक्सीन की सारी चीज में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगी और भारत सरकार ने जब ये अभी 4-5 दिन पहले किया है, मोदी जी जब टीवी पर आए थे, इसका मेरी नजर में तो विशुद्ध कारण उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और कुछ नहीं। क्योंकि वैक्सीन के जो ये सारी नीतियों में जो गड़बड़ी हुई और उससे राज्यों की भी जो वैक्सीनेशन संख्या। शार्दुल, आप 2 बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ही वजह नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि विशुद्ध कारण केवल उत्तर प्रदेश ही है। ये दोनों मतलब वजहें हाँ, आपस में टकराने वाली लग रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा जरूर, लेकिन मैं नहीं मानता, और हमें लग भी रहा है कि वो कारण हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से बदले हैं। मुझे ये लगता है कि वो अपना नैरेटिव ही बदलने के लिए कर रहे हैं, भले ही उसका बहाना पब्लिकली कुछ भी बन रहा हो। और उसका कारण ये है कि जब पहले इन्होंने बदली थी, जब राज्यों को अधिकार दे दिए थे, उसके बाद जब वैक्सीनेशन की दर में कमी आई बहुत भयंकर, अप्रैल के मुकाबले जब मई में कमी आई, तो केरल और तेलंगाना के भी जब वैक्सीनेशन की दर गिरी, तो यही IT सेल उत्तर प्रदेश का गुणगान करने में लग गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से हो रहा है, दोनों ही कारण नहीं है, घटना दोनों हो रही है, लेकिन भाजपा के पीछे अब हम कयास ही लगा सकते हैं। एक चीज और, अगर वैक्सीन आपको बदलनी भी है
अपनी पॉलिसी बदलनी भी है, तो ये उसकी घोषणा बाकी चीजों की तरह अचानक ही क्यों होती है? देखिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए राज्यों को तैयार होना पड़ेगा, उन्हें ही स्टोरेज भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने बताया मई में और अब भी वैक्सीन का जो प्रोग्राम चलेगा उसकी घोषणा हमेशा पब्लिक एड्रेस से ही पता चलती है। अधिकतर लोगों को खबर भी नहीं होती इन चीजों की, जो कि इस सरकार का एक सबसे बड़ा अवगुण है। अगर आप कंसल्टेशन में काम करेंगे राज्यों के, तो हमेशा से आपका काम चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए फिर बाकी चीजें आ जाती हैं। एक आखिरी चीज और इस पॉइंट पर, मोदी जी हर बार देश को परिवार की तरह आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, वो इमेज का भी पार्ट है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए परिवार नहीं है, उनका काम है। परिवार में लोग रूठ जाते हैं। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पहले जैसे एक व्यक्ति ने परिवार के सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, औरों के मना करते हुए भी, और फिर झल्लाकर सब दूसरों को पकड़ा दिया जब काम बिगड़ गए, और अब फिर जगहसाई हो रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारा नाम बिगड़ रहा है या आगे वो चुनावी सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर से वो राज्यों पर दोष मढ़ते हुए आ गए। ये केवल और केवल राजनीतिक गेम है, इसका पब्लिक पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक पॉलिसी केवल आफ्टर थॉट है। इसका दूसरा पहलू जो है, जो अनाज वाली बात है, जो हमने बात शुरू में कही कि ये पॉलिटिकल एड्रेस ज्यादा था, न कि देश के लोगों को एड्रेस था। जो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी घर घर अनाज योजना, उसमें तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने बहुत स्पेसिफिक आखिरी के हिस्से में अनाज योजना का, प्रधानमंत्री अन्न योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे 80 करोड़ लोगों को अगले दिवाली तक फिर से अनाज मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा। इस पर भी थोड़ा सा बात मेरे ख्याल से करनी चाहिए। तो जो घर घर अनाज योजना का जिक्र है वो किया प्रधानमंत्री ने, और एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी चर्चा में रही थी। मेघनाथ और नरेंद्र, ये आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ इसी वजह से दबाव में आकर घर घर अन्न योजना को बढ़ाया, क्योंकि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी योजना का जिक्र किया था जो कि बहुत पॉपुलिस्ट लग रही थी? नहीं, उसमें अभी मैं उनकी एक बात को मैं आगे बढ़ाना ले जाना चाहूंगा कि आप उन्हें बीजेपी को पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन उनका जो एक मैकेनिज्म होता है और उसके लिए वो हमेशा चौकस रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, अगर ठीक है वो जो किसी सर्वे की जो किस तरह की कितने डाटाज और कितनी क्रेडिबिलिटी होती है वो एक अलग डिपेंड है, लेकिन फिर भी उसी सर्वे के बीच में अगर आपने देखा होगा 7 सालों में पहली बार एक चैनल पे जब सर्वे आया, जो सी वोटर का सर्वे था, वो पहली बार उसमें आया कि जिस सरकार से असंतुष्टों की जो तादाद है वो संतुष्ट से अधिक होगा। ये भी हुआ, तो ये पहली बार हुआ था जब 7 साल पूरा होने के बाद जब सर्वे आया था चैनल पे, तो उसमें बताया गया जी। और उसमें और ये नाराजगी खास करके रूरल इलाकों में अधिक थी, जो उसी सर्वे का पार्ट था। आप जानते होंगे कि कम से कम जो मोदी साहब की जो नई टीम रही बीजेपी या सरकार, इन लोगों ने जो हाल के 4-5 सालों में अपना जो एक कोर जो बनाया है, तमाम जो अपने जो वेलफेयर और फ्री वीज स्कीम और जो हिंदुत्व का जो एक मिश्रण बना के वो रूरल में बहुत रहा है। अगर आप लोकसभा की सीट में देखिए तो रूरल इलाकों में उनको अधिक वोट मिला था। और अभी जब अचानक जब आ रही थी, जो कोविड के समय क्राइसिस आ रही थी, तो वो वहां से ही आ रही थी कि उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें एक जो सेंस ऑफ ये आई, जो आवाज आई कि उन्हें ऐसे जब वो मर रहे थे या जब उनके अपने परिजन मर रहे थे, जब वो रो रहे थे, जब भटक रहे थे, तो उन्हें सरकार ने पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक डीप रूटेड एक सरकार के खिलाफ नाराजगी हुई है, और ये उसी को कंपनसेट, उसी को काउंटर करने के लिए वन ऑफ द स्टेप है। मेरा अभी मानना है कि ये अभी आगे आने वाले समय में इसके अलग अलग कई सारे उसके पहलू दिखेंगे, वो अलग अलग फ्रीवीज या डायरेक्ट में। तो ये बहुत ज्यादा इसको जो एंगर है, और जो यूपी इलेक्शन अभी चूंकि सामने है तो वहाँ पहले प्रायोरिटी में होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन से आगे जो एक टोटल जो नैरेटिव जो बना है सरकार का और ये पार्टी का, उसको करेक्ट करने के लिए जो कोर्स करेक्शन जो वक्त पे उठाने की जरूरत थी, ये उसी दिशा में एक ये कदम है। ठीक बात। मेघनाथ जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखने की कोशिश कर रहा था।
एक्चुअली आप अगर देखेंगे, ये जो फ्री राशन बांटने का जो काम है वो पिछले साल भी अनाउंस किया था और गवर्नमेंट ने 80 मिलियन लोग आइडेंटिफाई किए थे कि इनको राशन, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम फ्री राशन भी देंगे। 80 मिलियन टोटल आइडेंटिफाई किए थे लोग। अब ये बढ़कर जब प्रधानमंत्री जी ने ये जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है वो अब दिवाली तक एक्सटेंड कर दी है, तो इनका अब एस्टिमेट है कि 800 मिलियन लोगों को इससे रिलीफ मिलेगी। अब आप सोचिए 800 मिलियन लोगों को फ्री राशन देने का प्रोग्राम अनाउंस किया है। तो आप सोचिए कि इसका एक ही इंडिकेटर है कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवस्टेशन हुआ है इंडिया पर इस एक साल में। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर बेसिक नीड्स के लिए लोगों को सरकार पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है तो कितने लोग हैं। तो एक तो इंडिकेटर है मनरेगा और दूसरा इंडिकेटर होता है पीडीएस, कितने लोग राशन खरीदते हैं और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर गवर्नमेंट उनको सप्लाई करती है। तो ये एक पॉइंट था। और दूसरा एक पॉइंट है कि इसमें भी 800 मिलियन लोग जो आइडेंटिफाई किया है, तो इकोनॉमिस्ट जीन रेज ने डाउन टू अर्थ में भी एक आर्टिकल आया, उसमें लिखा है कि इसमें भी 100 मिलियन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। जो पिछले साल आपने माइग्रेंट क्राइसिस देखा था जहां पर इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो वो जो माइग्रेंट्स आए थे वो ट्रैवलिंग लेबरर्स थे और उनके पास जो राशन कार्ड था नहीं था उसका कोई बेसिकली हिसाब ही नहीं है। तो इसके हिसाब से इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 100 मिलियन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब आप सोचिए हमारे यहाँ पे 1.3 बिलियन लोग हैं, उसमें से 900 मिलियन लोगों को अभी राशन पहुंचाना पड़ेगा दिवाली तक। तो इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है हमारे पैंडेमिक का इस पर। तो आई मीन पॉलिटिक्स ठीक है, आप मतलब किसने किया, क्या किया, किसके हिसाब से किया और फिर किसको बढ़ावा दिखाने के लिए किया एक्सेट्रा, पर इन सब मुद्दों में हम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा भूल जाते हैं काफी बार कि जितना इकोनॉमिक डेवस्टेशन होगा पैंडेमिक की वजह से, जो कि हो ही रहा है, उतना ही ज्यादा लोग एक तो गरीबी में जिएंगे और उतने ही ज्यादा लोग गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होने लगेंगे। मतलब गवर्नमेंट पर बर्डन बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, टैक्स पेयर्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा और उसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ओवरऑल अगर ये सब चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इकोनॉमिक फिगर्स भी जो गवर्नमेंट बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रही है, एक क्वार्टर की दिखा देती है, दूसरी की दिखाती नहीं है एक्सेट्रा, वो भी काफी हद तक झूठ है। जी, मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया। हाँ बताइए शार्दुल। देखिए, मैं ये कह रहा था कि न्यूज लॉन्ड्री पर जमी ने एक आर्टिकल लिखा है, वो जरूर पढ़िएगा, वो मेरी रिकमेंडेशंस में भी होगा। मैं जो कह रहा था वो स्पीच राजनीतिक थी। वो क्यों थी? उन्होंने पिछली सरकारों पर भी पहले की तरह ब्लेम डालने की कोशिश की कि 2000 से पहले केवल 60% वैक्सीनेशन हुआ था बाकी वैक्सीन में, जो कि 2016 के एक WHO के बुलेटिन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। भारत के बारे में ही निकला है, उसमें BCG की वैक्सीन 91% तक थी, DPT की 90% तक, और बाकी भी उससे ज्यादा है। ये तथ्य सरासर गलत है। और ये उन्होंने क्यों किया था? मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताने के लिए कि हमने 2014 के बाद शुरू किया और नहीं तो 40 साल और लग जाते। ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत थी और ये बात साबित करती है कि वो स्पीच राजनीतिक थी और कुछ नहीं। और जिनको प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसको देखकर बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि सारी वैक्सीन की ड्राइव 2014 के बाद से ही शुरू हुई। मतलब उन्होंने एक तरह से कोविड की वैक्सीन और बाकी सारी वैक्सीन को आपस में गड्ढमड्ढ कर दिया। तो खैर ये उनकी अपनी स्टाइल भी है चीजों को। जबकि एक तथ्य और, अगर आप इस वैक्सीनेशन की बात करें जिसमें वो अपनी सब पीठ थपथपा रहे हैं कि यूपी ने इतनी कर दी है और भारत सरकार ने इतनी कर दी है, स्वास्थ्य मंत्रालय का खुद का टारगेट कहता है 300 मिलियन, 30 करोड़ लोगों को लगाई जानी थी। 30 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ डोज, और अब तक लगी हैं 23 करोड़, और तब भी अपनी पीठी थपथपा रहे हैं, जबकि अपना टारगेट ये आधा भी मीट नहीं कर पाए। और उसमें भी डबल डोज और भी बहुत ही कम लोगों को लगी है।
हाँ, जैसे 5% लोगों को करीब लगी है। अतुल सर, एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसका जवाब 13 जून तक मांगा है। तो आई थिंक इस हफ्ते वो जवाब भी आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कैसा उनका स्ट्रैटेजी है, वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमको जरूर देखना चाहिए इस पर क्या होता है। नेक्स्ट वीक हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं, जो भी सरकार जवाब देती है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का वो बयान, जो वो एड्रेस, और जो उनका सुप्रीम कोर्ट में ये इसमें एक चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि आप उसी अगर स्पीच की बात देखें तो एक पीएम का एक जो एग्रेसिव स्पीच था, उसमें एक और पॉइंट को बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने जो बोला था वो था वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में। हाँ, लोग अफवाह फैला रहे हैं और उस पर ये गलत बात है। ये सब की बात सही बात है कि वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए और लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और हर किसी को इसमें अक्रॉस द पॉलिटिकल सिस्टम आके सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि हम आप किसी की इसमें दो राय हो सकती है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर ये हेजिटेंसी है तो आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, जहाँ पे सरकार से खास करके जो कम्युनिकेशन के लेवल पे बहुत चूक हुई है, या जिस तरह से जो संवाद हुआ है, वो कहीं ना कहीं लोगों को खुद डाउट क्रिएट करता है। ये ठीक है, आप कोई ऐसा तो कोई कानून की तरह ये कोई मामूली चीज तो है नहीं कि किसी ऐसी आप देखिए, जब आप याद कीजिए कि जब सबसे पहले जो वैक्सीन के बारे में सूचना आनी शुरू हुई तो हमें क्या बताया गया कि जब तक आप दोनों वैक्सीन नहीं लेते हैं, दोनों वैक्सीन के लेने के 1 महीने में आप दोनों वैक्सीन लीजिए और उसके 3-4 वीक के बाद आपका एंटीबॉडी बनता है, तब आप सुरक्षित होते हैं। ये फर्स्ट कम्युनिकेशन आया। फिर दूसरी बार आया कि नहीं, एक वैक्सीन और दूसरे के बीच में आपका 6 वीक बढ़ाया जाए। फिर तीसरी बार आया कि नहीं, 8 से 12, जो भी 12 से 16 हफ्ता बढ़ाया जाए। कोवैक्सीन का 1 सप्ताह, 1 महीने में ही हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट की ओर से है कि हाँ, हम ये भी देख रहे हैं क्या एक ही वैक्सीन के साथ भी अगर हमारा एंटीबॉडी उतना बन जाएगा, ये सेफ है कि नहीं है। तो जब खुद सरकार, ये साइंटिस्ट के स्तर पे ये सब चीजें ऐसी नहीं होती कि आप अपने हिसाब से सीधा जो आके पब्लिक डोमेन में बता दे, या मेजोरिटी ऑफ द अगर जनता उस चीज को ग्रास नहीं कर रही है, उसके पास आप दे रहे हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हैं। ये साइंटिफिक हो सकता है कि अलग अलग नया रिसर्च है, नया हो सकता है कि नई फाइंडिंग्स आ रहे हैं, लेकिन आप उस तरह से संवाद, क्योंकि आपके पास किस तरह से वहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो लोगों के बीच यही लगा कि सरकार अपनी सुविधा अनुसार और अपने स्टॉक के अनुसार नियम बना रही है। ठीक बात। तो ये जो चीजें इस लेवल पे अगर टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, तो आपके पास क्या रिसर्च आ रहा है या क्या आ रहा है, उसको आप अपने हिसाब से उसको पब्लिक डोमेन में लाके आपने कहीं ना कहीं उस डॉट को क्रिएट करने में आपका संवाद भी उसके लिए जिम्मेदार है, मेरा ये मानना है। इस वैक्सीन के पीछे तो एक गड़बड़ और भी है जो पहले इन्होंने करी थी पिछले साल, कि वो स्वदेशी वैक्सीन के चक्कर में फाइजर और मॉडर्ना को परमिशन नहीं दी। नहीं तो हमारे पास वो स्टॉक भी होते। बुकिंग तो इन्होंने कोविशील्ड वालों और कोवैक्सीन की भी नहीं की SII के साथ। बुकिंग तो इन्होंने ये करते कहां से, इन्होंने अभी अप्रैल जब पीक चल रहा था तब तो जाके इन्होंने इन दोनों के अलावा बाकी वैक्सीन को अलाउ किया है। तो जी, इंडिजिनस वैक्सीन का तो ऑर्डर अप्रैल में किया उन्होंने। हाँ, तो बाकी तो भूल ही जाइए। और दूसरे का नहीं किया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने ये चर्चा से पहले मेघनाथ से भी अभी थोड़ा डिस्कस किया था। अभी 1-2 दिन पहले वर्ल्ड कोविड कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो नया साइंटिफिक डेटा रिलीज हुआ, तो उसमें पता चल रहा है कि जो mRNA, जो नई वाली वैक्सीन है, नई टेक्नोलॉजी से जो बनी है, फाइजर और मॉडर्ना वाली, वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में, दोनों तरह की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और रोग से लड़ने की क्षमता, दोनों को बढ़ाने में कहीं ज्यादा कारगर है कंपेयर टू ओल्ड वैक्सीन जो हमें मिल रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। चलिए, ये तो खैर ऐसा है कि अब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की यही है कि किसी तरह से लोगों को वैक्सीन लग जाए और कोरोना से लोगों को एक इम्यूनिटी का एक फ्रंट, पहला जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस तैयार हो जाए। जी, लेकिन जनता को पता तो हो कि नीतियों में कहाँ पर चूक की है इन्होंने। ठीक बात। मेरे ख्याल से इस पर काफी हमने विस्तार से बातचीत की है। इसका एक और अगला जो पहलू है, अगला इसका तो नहीं हम कहेंगे, दूसरा एक विषय है जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले हफ्ते छाया रहा सुर्खियों में, कि वहां पर नेतृत्व में बदलाव की अटकलें लग रही हैं। योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने की खबरें आई, अफवाहें उड़ी, और सब कुछ ऐसा हुआ कि केंद्र से ने एक भारतीय जनता पार्टी की एक केंद्रीय टीम को भेजा समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ की कामकाज की, जो कि कोरोना को लेकर बुरी तरह से उसमें
फंस गए थे और उनकी असफलताओं की चर्चा ज्यादा होने लगी थी। तो BL संतोष के नेतृत्व में एक टीम गई और वो टीम वापस आई, और फिर उसके बाद अगले चरण के तहत योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, और फिर वो वहां पर दिल्ली में यहाँ अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, आज उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात है। तो इस पूरी कवायद में एक चीज बीजेपी की तरफ से अनाधिकारिक तौर पर आई है कि नेता तो योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, लेकिन और कुछ चीजें में बदलाव होगा। मसलन प्रशासनिक मशीनरी में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है आजकल। वहां पर तमाम IAS IPS और तमाम अफसरों के तबादले देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो टकराव था उसका एक कोई समझौते का फार्मूला निकला है, और जिसके तहत अचानक से योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं। तो नरेंद्र, आपके पास अगर कुछ जानकारी हो अपने सोर्सेज के जरिए या कुछ, कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ क्या, क्यों अचानक से वहां पर भेजी गई? क्योंकि जो टीम भेजी गई समीक्षा करने के लिए कोविड के बाद के हालात में, तो उस पैमाने पर अगर देखा जाए तो केवल उत्तर प्रदेश ही क्या, बीजेपी शासित जितने राज्य हैं या बाकी भी राज्यों को देखिए, उतने ही असफल है, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो विजय रूपानी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो। तो अकेले यूपी में ही टीम भेजने का क्या औचित्य है? क्यों इसलिए केवल क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं? अगर आप इसको इस परिप्रेक्ष्य अगले साल जो जनवरी फरवरी मार्च में जो चुनाव होने हैं उसमें यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में। तो पंजाब में यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट पंजाब है। पंजाब में बीजेपी को पता है कि वो उतनी बड़ी अभी प्लेयर नहीं है और कोशिश करेगी, लेकिन अभी उसके लिए 24 से पहले यूपी का स्टेक बहुत बड़ा है। न सिर्फ 80 सीटें आती हैं और एक ये, लेकिन यूपी हर तरह से उनके जो थॉट ऑफ सिस्टम में यूपी का योगदान सबसे बड़ा है। तो अगर वो सिर्फ एक कमेटी जाना ये आना, उससे पहले ये पंचायत चुनाव ने एक, आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी को अंदर से हिला दिया। ये पंचायत चुनाव और वो भी रूरल इलाके में, जहाँ पे अगर उसको काउंट किया, अगर 50 से ऊपर 60 सीटें थी, और वेस्ट यूपी से लेकर सब जगह पे जिस तरह से जो, और विपक्ष की कई जगह विपक्षी कैंडिडेट ने तो ये कहा कि हम तो चुनाव प्रचार करने निकले तक नहीं और मुझे वोट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चुनाव दो ही चीज के लिए, चाहे आइदर टू इलेक्ट और रिजेक्ट। तो ये कंप्लीटली रिजेक्शन था इसमें, मतलब सामने जो भी है उसको जिता देना है। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन अचानक वहाँ मजबूत हो गई या अभी वो बहुत स्ट्रांग हो गई और उनका मास बेस अचानक रातों रात बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मोस्टली एंगर है, चूंकि एंगर है और एंगर बहुत एक्सट्रीम चला जाता है तो जो सामने वाला होता है उसको स्वाभाविक लाभ मिलता है, वो मिल जाएगा। तो एक वहाँ से जो ट्रिगर पॉइंट अगर आप बोलें तो एक ट्रिगर पॉइंट तो पंचायत का इलेक्शन ने ये हो दिया। और कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जिस तरह से आप याद करें, जो 26 जनवरी के बाद जो जिस तरह से किसान आंदोलन कमजोर पड़ा था, तो अगर वो गाजीपुर की घटना नहीं होती और जिस तरह से वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया होता, तो मेरा अपना मानना है कि वो किसान आंदोलन अपनी गति से वो समाप्त हो गया था ऑलमोस्ट। वहाँ तब उस दिन तक आप याद करें, उस घटना तक राकेश टिकैत का भी उतना स्टेक उस आंदोलन में नहीं था। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो एक पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भी, जहाँ पे जो केंद्र सरकार की अपनी जो भी है वो अपनी नीति में सफल हो चुके थे और उनको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैक स्टेज में करके उन्हें बहुत ही डिमोरलाइज कर दिया था जब तक राकेश टिकैत फोकस में नहीं आया। और फिर वहाँ से राकेश टिकैत जिस बाउंस बैक किया और पूरे किसान आंदोलन भी हुआ, और बाकी आप जानते हैं कि उसका वेस्ट यूपी तक किस तरह से असर पड़ा है उसका। तो एक वो भी अगेंस्ट जो काउंटर पोलराइजेशन है, और जो बिहार यूपी को जानते हैं उसमें वो भी आप जानते हैं कि वहाँ पे जो जहाँ पे जातीय राजनीति होती है उसका काउंटर ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है, खास करके डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट में। यही समस्या लालू यादव के साथ बिहार में रही है, जहाँ पे यादव के सामने में वो जो नन यादव ओबीसी का बहुत स्ट्रांग पोलराइजेशन होता है, क्योंकि ओबीसी में बहुत ही डोमिनेटिंग कास्ट यादव होती है। उसी तरह से बिहार यूपी में डोमिनेटिंग कास्ट अपर कास्ट में राजपूत है।
और उसके खिलाफ सामने अगर काउंटर पोलराइजेशन, जैसे ब्राह्मणों के बीच में काफ़ी पोलराइजेशन हुआ और भी जगह पे, तो उस जो अगर आप देखें तो बीजेपी का जो समीकरण था, ये भी बीच में ओबीसी के कई सारे पोस्टर आए कि वोट तो ओबीसी के नाम पे आपने ले लिया, लेकिन चुनाव आपने तो बना तो दिया ये ठाकुर को सीएम। तो इन सब चीज़ के बीच में एक नैरेटिव के लेवल पे जातीय समीकरण और हर स्तर पे बीजेपी को लगा कि चीज़ें खराब हो सकती हैं। और इतना बीजेपी को क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि जब उन्हें लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं या खराब हो सकती हैं, वो ठीक हो नहीं हो वो अलग बात है, वो उससे जुड़ जाती हैं ठीक करने के चक्कर में। हाँ, यहाँ पे जो एक चीज़ें जो उनके पक्ष में हुई कि ये तो सबको लग रहा है कि ठीक नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं कैसे निकले, उस बारे में क्लियर कट पहली बार लग रहा है कि उसके सॉल्यूशन देने वालों की जो राय है वो लग रहा है अलग अलग है, जिस चलते ये एक सागा जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें इसका एक और पहलू है। मैं मेघनाद और शार्दुल से चाहूंगा कि वो उनकी टिप्पणी आए, और अगर नरेंद्र चाहे तो वो भी अपनी टिप्पणी दें। इसका दूसरा पहलू ये है कि एक वन अपमैनशिप भी चल रही है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पिछले 4 साल, ये बात तय है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़े गए थे, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए थे। बाद में बतौर नेता उनको चुना गया, और उनकी अपनी कुछ खासियतें थी, जिसमें उनका कट्टर चेहरा एक है, उनका मुसलमानों के प्रति एक नकारात्मक जो रवैया है, उन सबको ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ये लगा कि वो एक पॉलिटिकल कैपिटल है जो कि उनके लिए फायदेमंद, बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती थी उस समय से, और लगातार ऐसा हुआ भी। लगातार चुनाव दर चुनाव उनके उस चेहरे का बीजेपी ने इस्तेमाल किया, उनको स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता रहा। तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी छवि जो इस दौरान बनाई है, वो एक छवि है एक नरेंद्र मोदी के एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के जैसी छवि बनती गई है। और ये चर्चाएं गाहे बगाहे लगातार चलने लगी कि मोदी के बाद कौन होगा, तो ये बार बार योगी का नाम उछाला जाता था कि ये इनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तविक उत्तराधिकारी के तौर पर अपने को देखते हैं वो अमित शाह जो हैं, वो जो नरेंद्र मोदी खुद भी हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब माना जाता है कि अमित शाह के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको पसंद करते हैं। इन दोनों लोगों के अंदर योगी की इस पूरी पॉलिटिक्स से एक असुरक्षा स्वाभाविक से पैदा हुई है, और वो जो असुरक्षा है उसने भी इस पूरी चीज को हवा दी कि इस असफलता का इस्तेमाल करके उनको कट टू साइज किया जाए, उनकी जो पूरे व्यक्तित्व को थोड़ा सा वो किया जाए, थोड़ा सा नीचे लाया जाए। जिस तरह से उनको उनकी लोकप्रियता है या उनकी चीज काम के काज की शैली है। और शाह के साथ जो उनकी मुलाकात है उसमें अपने आप एक मैसेज देने की कोशिश है कि अल्टीमेटली बॉस कौन है, कहाँ आपको जाके और अपने कामकाज का वो सर्टिफिकेट लेना है और सर्टिफिकेट दिखाना है, वो अल्टीमेट अथॉरिटी तय हो जाती है इससे कि आप दिल्ली आएंगे, अमित शाह से मिलेंगे, अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो आप तो इस असुरक्षा ने भी इस पूरे हवा को जन्म दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? मेघनाद, शार्दुल और नरेंद्र, तीनों लोगों की संक्षेप में टिप्पणियां अगर इस पर आए। मैं फिर से बात, एक्चुअली आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है नरेंद्र जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया जो पंचायत इलेक्शंस का था। अगर आप पंचायत इलेक्शंस के टाइम पे योगी आदित्यनाथ का रवैया भी देखेंगे तो मुझे याद है उन्होंने 2 कोविड हॉस्पिटल्स इनॉग्रेट किए थे, और तब पीक चालू था, मतलब अप्रैल एंड के आसपास। वहां पर उन्होंने मतलब पूरा डेकोरेशन करके, रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह करके वो कोविड हॉस्पिटल खोले। इसका मुझे लगता है एक बहुत ही खराब नैरेटिव आया था, क्योंकि उसके ही मतलब पैरेलली ये जो बॉडीज गंगा में जो तैर रहे हैं वो सब रिपोर्ट्स चालू थे। तो एक बहुत ही ऐसे अजीब सा मैसेजिंग चला गया कि मतलब ये क्या डेथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। उसके बाद एक तो उन्होंने जब कोर्ट ने बोला था कि लॉकडाउन कीजिए और पंचायत इलेक्शंस के बारे में फिर से सोचिए, तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया था और बोला था कि इलेक्शंस होने ही चाहिए। तो इलेक्शंस के टाइम पर हमने भी काफी इस पर रिपोर्टिंग की है, आकांक्षा ने रिपोर्टिंग की है, आकांक्षा और शिवांगी ने, कि टीचर्स को फोर्सफुली ड्यूटी पर भेजा गया और वहां पर काफी मौतें हुए। अंडर काउंटिंग की बात तो है ही कि मतलब कितने मौतें हुए वो हमको अभी तक पता ही नहीं है। पर एक इसका मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट वो पंचायत इलेक्शंस पर भी हुआ, क्योंकि अगर आप अयोध्या को ही देख लेंगे तो 40 जिला पंचायत सीट्स में से बीजेपी को 8 मिले,
और समाजवादी पार्टी ने क्लेम किया कि उनके जो कैंडिडेट्स उन्होंने जो बैक किए थे खुद के या इंडिपेंडेंट, उन्होंने 22 सीट्स जीते और बहुजन समाज पार्टी ने 4। तो आप सोचिए कि अयोध्या में ये हाल है, जो राम मंदिर का जो इतना कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इलेक्शन से पहले राम मंदिर बना देंगे और फिर भव्य राम मंदिर होगा एक्सेट्रा, जो भी नैरेटिव पुश करने की कोशिश की है, तो अयोध्या में ये हाल है। तो आप सोचिए कि बाकी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा और किस हद तक बीजेपी को इसका एक पॉलिटिकल फटका पड़ा होगा ये पूरे कोविड मैनेजमेंट का। मुझे लगता है कि अभी इनके पास पता नहीं, शायद ऑप्शन होगा कोई कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करेंगे या क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउटफुल है। पर अतुल सर, हम इधर ही जितिन प्रसाद जी का भी एक जिक्र कर सकते हैं। एक बार मैं पहले इस पर शार्दुल और नरेंद्र की भी बात जान ली जाए, फिर हम जितिन प्रसाद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। शार्दुल, देखिए आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक पहलू और है। देखिए, नेता, विधायक, सांसद, चाहे वो जो जिस भी कैटेगरी के नेता हो, वो किसी के नहीं होते। उन्हें सत्ता जिस तरफ दिखेगी, जीत इस तरफ दिखेगी, हारने के कम चांस जिस तरफ दिखेंगे वो उधर चले जाते हैं। है क्या कि संघ क्षेत्र को आदित्यनाथ पसंद है। अब विधायक जो पार्टी कार्यकर्ता है वो नाखुश है क्या कि इन्होंने अपने साढ़े 4 साल की सरकार में जो नीचे पार्टी के लोगों को पद दिए जाते हैं जब सत्ता में आया जाता है, ये राजनीति का बिजनेस है, वो नहीं दिए। तो बहुत लोग नीचे नाराज हैं भाजपा की इस तरफ से, लेकिन संघ चाहता है कि बने रहें। जबकि अभी जो ये मीटिंग हुई थी तो आदित्यनाथ अपना पूरे स्टेट का भ्रमण कर रहे थे, वो दत्तात्रेय होसबले से नहीं मिले, वो जबकि वहां 2-3 दिन रुके उनसे मिलने के लिए। तो ये लड़ाई भी चल रही है। अच्छा, है क्या कि योगी जी श्रद्धा और क्या कहते हैं उसको, अधिकार तो बने हुए नेता वाले चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री मोदी जी के होते थे। लेकिन वो मुख्यमंत्री मोदी है तो नहीं, उन्होंने जैसे आपने कहा चुनाव जीता तो नहीं है अपने दम पे, ना ही वो स्टार प्रचारक के रूप में सफल हुए हैं। लेकिन उनके आसपास चापलूस और सब आरती उतारने वाले इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें अब वो अपने ही प्रोपेगेंडा में बिलीव करने लगे हैं। ये उस युग के नेता हैं भाजपा के, जब उत्सव मनाना और प्रोपेगेंडा करना ही लीडरशिप है। तो ये हेलीकॉप्टर नहीं, वो पैराशूट कैंडिडेट थे ना सीएम के लिए, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा में विश्वास करके आगे चलना चाह रहे हैं और पार्टी को हार दिखाई दे रही है। तो ये झगड़ा ईगो का है। पर इसमें ये एक सच्चाई ये भी है कि योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता हैं जो कि ना तो संघ से आते हैं ना बीजेपी से आते हैं, का अपना एक, और इन्होंने समय समय पर बीजेपी को चुनौती दी है। एक ऐसा भी समय था जब इन्होंने अपने कैंडिडेट हिंदू एवा वाहिनी के नाम पर उतारे हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी के खिलाफ लड़ाए भी हैं। खैर, वो एक अलग पहलू है। तो इसमें संघ की भूमिका और इन सब तमाम चीजों पर बाद में बात हो सकती है, लेकिन मैं नरेंद्र फिर से उसी बात पर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या शीर्ष लीडरशिप में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कोई वन अपमैनशिप या इस तरह की भी संभावना इस पूरे प्रकरण में आपको दिखती है? देखिए, अगर आप पहले तो अगर मोदी से शुरू करें तो अभी तक कोई ऐसा संकेत या कोई ऐसी आप घटना नहीं कह सकते जहां पे मोदी को कम से कम बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप के कोई उनको चैलेंज करे या ऐसा लगे कि नहीं वो बिना मोदी के कर सकते हैं। उसमें आप एक, अगर उसमें योगी से ज्यादा कह सकते हैं कि एक अकेला नेता जो अपनी स्टेट में ज्यादा रेलिवेंट है वो है येदियुरप्पा का। तो येदियुरप्पा ने क्लियर कर दिया है, उनकी उम्र भी है और इस तरह से अभी भी, या बिहार या यूपी जैसे हम लोग उसी राज्य से आते हैं, अभी भी मतलब मोदी का कद बहुत ही बड़ा है। और चुनाव में अगर 17 में अगर अभी तक कितने चुनाव हुए हैं यूपी में, आप अगर देखें 2014, 2017, 2019, 14-19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो मोदी ने अपने नाम पे अपने खुद को सामने, उनका इलेक्शन था, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। 17 में योगी का कोई चेहरा नहीं था, वो सिर्फ मोदी ने एक टीम बना के मोदी ने लड़ी थी। पिछली बार याद करें शाह की टीम थी, हाँ। तो पिछली बार मई जून से ही मोदी ने रैली शुरू कर दी थी। अभी तक सिर्फ एक चुनाव हुआ, वो एक पंचायत का चुनाव हुआ जहां पे लोकल इन्वॉल्व थी, वहां पे बीजेपी हारी है।
तो अगर अभी तक 100% रिकॉर्ड देखे, अगर यूपी की ही बात देखें तो अभी तक योगी ने कोई एक भी चुनाव तो जीता या हारा, जीता तो नहीं है, पंचायत में खराब हुआ है। और मोदी की बात करें तो 14, 17, 19 उनके पास 3 तो डायरेक्ट इलेक्शन है जहां पे वो परफॉर्म करके उन्होंने दिया है। तो अगर कंफ्यूजन है, अगर है तो ये योगी के साइड अधिक है, ना कि इधर के साइड। और अगर यहाँ पे इस जगह पे लग रहा है कि मोदी या अमित शाह को लग रहा है कि ये मैंने क्रिएट किया है, ये मेरा पोजीशन है और मैं फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, तो अभी तक जो राजनीति या जो सियासी कैपिटल है वो इनके पास तय बात है कि अगर रहा है तो उन्होंने जिता के दिया है, तो वो खट्टर को बनाए या फडणवीस को बनाए या जिनको बनाए, कि उन्होंने दिया है तो वो बनाएंगे। अगर कोई बोलेगा कि नहीं अब तो मैं खुद अपने दम पे हूँ, तो ठीक है अब देख लो, तो वो तो आगे वक्त बताएगा। अभी तो पंचायत चुनाव में अगर वो खुद अकेले थे तो योगी के नाम पे तो वोट नहीं पड़ा था, नहीं मिला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसी का जो अगला पहलू है जिसका इशारा कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे, जो कि जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के एक बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो राहुल गांधी के करीबी नेताओं में थे और टीम राहुल का हिस्सा हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे यूपीए 2 में। तो उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और उत्तर प्रदेश में अचानक से जितिन प्रसाद को अब ये कहा जाने लगा है कि एक ब्राह्मण चेहरा लेकर आई है बीजेपी, ब्राह्मण, और इससे ब्राह्मणों को एक करने की जुगत है। क्योंकि इसके पीछे 2 तर्क हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ का घनघोर रूप से एक राजपूत जाति के ऊपर विशेष रूप से निर्भर रहना, उनको प्रमोट करना हर प्रशासनिक क्षेत्रों में, और दूसरा जो विकास दुबे का घटनाक्रम हुआ, उससे ये माना जा रहा था कि ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर एक तरह का नकार पैदा हुआ है, एक निराशा पैदा हुई है, उसको भी काउंटर करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पर मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास तमाम ब्राह्मण चेहरे पहले से मौजूद हैं, और ये जो पूरी जाति की या सवर्ण जाति की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसमें बीजेपी को हमेशा से एक अपर हैंड रहा है। उसमें ब्राह्मण और राजपूत चेहरे उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर वो दांव खेल सकती थी। मुझे नहीं लगता कि एक जितिन प्रसाद जैसा नेता ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी को कोई खास फायदा पहुंचा सकता है। दूसरी बात रहती है कि क्या वो इतने बड़े मास लीडर हैं जिनके आने से बीजेपी के वोट बैंक में या वोट बेस में कोई बड़ा अंतर आ सकता है। पिछले 3 चुनाव वो लगातार हार चुके हैं जितिन प्रसाद, तो ऐसा भी कोई उनका कद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लिए ये जरूर शर्मिंदगी का सबब है कि उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं, उनके अपनी कोर टीम के, उनके अपने करीबी नेता छोड़कर उनको जा रहे हैं, वो एक अलग पहलू है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश ज्यादा है। बीजेपी को कोई बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा या बीजेपी ब्राह्मणवादी राजनीति का चेहरा उन्हें बनाने जा रही है, उससे बड़े बड़े तुर्रम खां ब्राह्मण नेता बीजेपी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जितिन प्रसाद को ब्राह्मणवादी चेहरे के तौर पर किसी तरह का विशेष रूप से प्रोजेक्ट करने जा रही है बीजेपी। मेघनाथ, शार्दुल, नरेंद्र, थोड़ा संक्षेप में आप लोग अपनी अपनी बात पर रखें, उसके बाद फिर हम चर्चा के आखिरी पाव पर जाएंगे। मैं आपके वो दूसरे पहलू पे आना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि बीजेपी को कितना बेनिफिट आएगा इसके बारे में, क्योंकि आपने जैसे कहा है कि वो ऐसे कोई इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडर माने नहीं जाते। लास्ट टाइम उनको वेस्ट बंगाल में देखा गया था, जहां पर वो अधीर रंजन चौधरी के साथ मतलब इंचार्ज थे इलेक्शंस के, और कांग्रेस पे पहुंच गई कांग्रेस वहां। हाँ एग्जैक्टली, कांग्रेस को तो वहां पे कुछ फायदा हुआ नहीं। तो एक चीज मैं यही सोच रहा था कि अभी इस समय में जब नैरेटिव तो ये है, और या फिर हमको न्यूज भी यही मिल रही है और दिख भी रहा है कि बीजेपी थोड़ी टर्मोइल में है उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली। जैसे मैंने पंचायत इलेक्शंस की भी बात की, तो इस समय में अगर कांग्रेस को डिजर्ट करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेजता है। एक तो कि एसेंशियली कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी है कि जब बीजेपी डाउनहिल जा रही है तब भी उस पर कूद पड़ेंगे लोग, मतलब कांग्रेस से।
और दूसरी एक चीज और एक लाना चाहूंगा कि एक G23 करके ग्रुप बोला जाता है कांग्रेस में, जिन्होंने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को कि लीडरशिप के बारे में और कांग्रेस को कैसे बचाना है एक्सेट्रा। ये शशि थरूर ने इनिशिएटिव लिया था। उसमें राहुल गांधी के काफी करीबी लोग भी थे उसमें, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे उसमें और जितिन प्रसाद भी थे। तो मुझे लगता है कि इनमें जो गुस्सा था अपने पार्टी लीडरशिप के तरफ एक्सेट्रा, वो काफी टाइम से था। तो मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुन मोमेंट पे शायद शिफ्ट करना चाहिए था उन्होंने कि जब पीक पे हो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्चून्स एक्सेट्रा, शायद बंगाल इलेक्शन के पहले, पर उन्होंने अभी चूज किया उसको मे बी रिवील करने का कि अभी शिफ्ट करेंगे एक्सेट्रा। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। मैं तो इस पर अभी तक तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, पर थोड़ा सा ऐसे सोचने वाली बात है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। कांग्रेस के लिहाज से ये मतलब अजीब सी बात है जो आपने कहा ना कि कैसे लोगों को रोकना है इस समय जब बीजेपी का बहुत बुरा दौर, मतलब एक तरह से कहा जाए कि सबसे खराब समय में चल रही है सेकेंड वेव के बाद, उसके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत निराशा है, नाराजगी भी है। तब भी लोग अगर कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के, तो ये सोचने का वक्त है अपोजिशन पार्टियों को और कांग्रेस को। और अतुल सर, एक और चीज यहाँ पर थी कि प्रियंका गांधी आई थिंक काफी सालों से अभी उत्तर प्रदेश पे ज्यादा फोकस कर रही है। वो काफी वहां पर जाती है, कोई भी इंसिडेंट हुआ तो लोगों को लेके जाती है, मोर्चा खड़ा कर देती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी एक एक्चुअली सोचने वाली बात होगी शायद। मे बी उसका भी गुस्सा हो सकता है, या फिर प्रियंका गांधी के लीडरशिप पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि इज शी द राइट पर्सन टू लीड उनका इलेक्शन का कैंपेन एक्सेट्रा। शार्दुल, देखिए, मैं जितिन प्रसाद को प्लेयर ही नहीं मानता उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसा आपने कहा। अच्छा, एक बात और है कि भाजपा को अब वंशवाद की बात करनी बंद कर देनी चाहिए। अब इन्होंने अब नहीं, ये बहुत पहले कर देनी चाहिए। नहीं, अब तो कर दे, कम से कम ये तो कर दे। चलो और कुछ तो कर नहीं रहे, ये तो कर दो। हाँ। अच्छा, जितिन प्रसाद के मामले में, जितिन प्रसाद के बारे में मैं सच बताऊंगा, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता था इस टॉपिक के आने से पहले। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं राजनीति में आम लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट भी रखता हूं। तो ये है जितिन प्रसाद एज ए जन नेता। वो अपने लोकसभा क्षेत्र के बाहर के जन नेता भी नहीं है अभी। तो प्रदेश में वोट खींचना तो खैर वो भाजपा खींचती है, जो आपकी बात सही है। अगर इस देश में एक फिक्स्ड वोट बैंक है तो वो है भाजपा को मिलने वाला अगड़ी जातियों का वोट। वो फिक्स्ड है, चाहे भाजपा कुछ भी करे, नेता बदल जाए, लड़ाई हो जाए, वो थोड़े बहुत नाराज होते हैं लेकिन वो वोट उन्हीं को देते हैं। अच्छा, एक चीज और जितिन प्रसाद के बारे में कि ये बंगाल में प्रभारी थे, इंचार्ज थे वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के 2021 से पहले। तो हो सकता है वहां नजदीकियां बढ़ गई हो, भाई उन्हें अपना फ्यूचर भी तो देखना है। ये बात सही है, वो खानदानी राजनीतिज्ञ हैं। अब राजनीति बंद हो जाएगी तो कैसे चलेगा? जैसा मेघनाथ ने कहा, प्रियंका गांधी वहां है तो, लेकिन कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है ना वहां, कांग्रेस की कोई पैठ ही नहीं है पब्लिक में, तो काम होगा कैसे? एक चीज और, मैंने गलती से पिछली बार मैं बोलता चला गया लेकिन माइक म्यूट कर दिया था। अतुल जी, जो आपकी बात थी वो ठीक भी है, क्योंकि याद करिए एक उल्का पिंड की तरह भी छोड़े गए थे अरविंद कुमार शर्मा जी यूपी की तरफ 4 महीने पहले, लेकिन योगी जी ने उन्हें रिटर्न फायर कर दिया, उन्हें कुछ नहीं दिया। तो वो मोदी जी के ही आदमी हैं, ये सबको पता है। और अभी इस चुनाव से पहले कुछ ही दिन पहले ये घोषणा भी हुई है कि अब मोदी जी प्राइम प्रचारक नहीं रहेंगे आने वाले स्टेट्स के चुनावों में, क्योंकि नहीं तो उनकी छवि खराब होती है। ये बैठक का निष्कर्ष आया है। शार्दुल, हम बात कर रहे थे ना इसके बारे में। मैंने एक्चुअली योगी आदित्यनाथ की ट्विटर टाइमलाइन देखी, उस पर जो वो पोस्टर डालते हैं वहां से मोदी जी का चेहरा हट गया है। हाँ, उसके बाद बैठक का वो निष्कर्ष भी आया। तो हाँ। ये सारी चीजें एक बैकग्राउंड में चल रही हैं। और वो बैकग्राउंड क्या है, मेघनाथ ने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं एक आखिरी एग्जांपल दे देता हूँ। छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी को, तो प्रदेश लेवल की पार्टी है। जो अपना दल था, जो 2014 में भाजपा का साथी था, अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी, अपने क्षेत्र के 2 जिलों में उन्होंने भाजपा से अच्छा पंचायत चुनाव में प्रदर्शन किया है। तो भाजपा की हालत इन पंचायत चुनाव में बहुत खराब हुई है और इनका फीडबैक खराब आया है। उनका तो करना बनता है, वरना फिर वो अदरवाइज वो बीजेपी उनसे डील ही क्यों करेगी अगर वो अपने इलाके में भी मजबूत नहीं होंगे। नहीं, इन्होंने डील करना बंद कर दिया था ना विधानसभा चुनाव और इन सब में, वो अलग थे। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ पॉइंट इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा कि एक आप देखें, एक चीज
अगर हम लोग अगर 2014 के बाद से जब से बीजेपी जो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आई है और एक इंडियन पॉलिटिक्स में पोल पोजीशन लिया है, तो एक चीज उनकी माननी पड़ेगी कि वो किसी इलेक्शन में जब जाते हैं तो याद कीजिए जैसे पीक में जब ऑस्ट्रेलिया टीम जाती थी मैच में, उसी तरह से जाती है कि शुरू के 10 ओवर 15 ओवर में पहले ही ओवर से इस तरह से ऑरा और इस तरह से डोमिनेंस करो कि सामने वाला कम से कम पहले मेंटल स्तर पे वो जी कि नहीं हम तो जीत ही नहीं सकते हैं। और आप अगर देखिए कि उनको उस मेंटल लेवल पे उनके माइंड गेम को जिन लोगों ने काउंटर किया है रीजनल लेवल पे, वो वही सरवाइव कर पाए हैं। अगर आप अभी बंगाल इलेक्शन का ही देखें तो उसी एग्रेसिवली सारे नेताओं को शामिल करना, छोटे से छोटे पंचायत प्रमुख से लेके सबका, मतलब उस तरह से माहौल बनाते हैं जो उनको फायदा मिलता है। वहां पे ममता चलो आओ आओ खेला होगा, मतलब एक होता है कि ठीक है आओ लड़ते हैं, मतलब एक जो ममता बनर्जी ने सामने से बोला या दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था ठीक है आओ देखते हैं चलो हम भी हैं। तो अगर वो बीजेपी की ये स्ट्रेटजी रही है, इसमें जितिन प्रसाद नहीं है, जितिन प्रसाद होंगे, कल देखा जैसे अनुप्रिया पटेल आए, ये सारे लोगों को मतलब ये उनके इलेक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है, मानना पड़ेगा। छोटी सी छोटी 10 वोट भी नहीं ला पाएंगे, लेकिन वो एक उस तमाम चीजों को एक ऑप्टिक्स बनाते हैं माइंड गेम के लिए कि सिर्फ वही है, आसपास कोई खेल में कोई दूसरा तो है ही नहीं। तो कहीं वो ये जितिन प्रसाद कितना वैल्यू करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे जितिन प्रसाद की तरह आपको 100 लोगों को शामिल करेंगे, मीटिंग करेंगे, ये तो मानना ही पड़ेगा कि आप कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से आपको मिलना उतना आसान नहीं होगा जितना कल देखिए अनुप्रिया पटेल से हुआ, वो तुरंत अमित शाह मिल रहे हैं या छोटे छोटे नेताओं से मिल रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कल मुझे पता चला कि टॉप लीडर को पता तक नहीं था कि उन्होंने टीवी पे देखा कि जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए हैं। तो एक कांग्रेस की एक जो अलग समस्या है वो तो अलग डिबेट, वो कंप्लीटली अलग डिबेट है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो तो मतलब कहते हैं ना जॉन बनियान की ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, वहाँ तो एक मतलब एक अलग सिचुएशन है वहाँ पे, वो बात की बात है। लेकिन ये जितिन प्रसाद को ये बीजेपी लिटरली ये काउंट नहीं करते कि इनके आने से मुझे कितना लाभ होगा नहीं होगा। वो जानते हैं कि वोट मोदी या बाकी लोगों पे आएंगे, उन लोगों के वो बड़ी पिक्चर पे उनको वोट मिलेगा। ये सब जो सारे इनके हैं ये माइंड गेम और एक अलग अलग छोटे छोटे समीकरण, वो उनको साधने के लिए ये सब चीजें होती हैं। और अभी कई सारे जितिन प्रसाद पार्टी में आएंगे, कई सारी ऐसी घटनाएं होंगी, हर ऑप्टिक्स को भिनाने की कोशिश की जाएगी। तो वो इनका एक इलेक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है कि सामने वालों को दिखाना कि हम पूरी तरह से तैयार, इक्विप्ड और इस तरह से है कि यहाँ सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक बात। मेरे ख्याल से काफी इस पर हम अतुल जी, आप अगर कोई कमेंट नहीं कर रहे तो मैं आपका कमेंट एक बात पे चाहता हूँ। बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, कोई और मेघनाथ और नरेंद्र जी चाहे तो वो भी बोल दें। ये इतना सब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पार्टी के अंदर इतना झगड़ा चल रहा है, अंदर से खबरें निकलती हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता रत्ती भर भी उनकी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। कमाल है, ऐसा क्यों है? नहीं, समझ के परे है बात। जरा सी भी आलोचना नहीं, बाकियों की भी तो हो जाती है थोड़ी बहुत। नरेंद्र ने उसका जवाब बीसी बातचीत के दौरान दिया था, वो वही है ना कि भाई अल्टीमेटली आपका ब्रेड विनर कौन है पार्टी में? तो वो नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। उनकी आलोचना कोई रत्ती भर भी सुनने को तैयार नहीं है। कमाल है। बाकी मुख्यमंत्रियों की भी तो हो रही है थोड़ी बहुत, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन उनके बारे में कहीं भी आधिकारिक तौर पे कोई भी जरा सा भी चू नहीं कर सकता। एक शार्दुल, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि आपने अगर देखा होगा कि जो भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जैसे केरला में या फिर वेस्ट बंगाल में जो लेटेस्ट हुए थे, तमिलनाडु में, वहां पे भी योगी आदित्यनाथ को कैंपेन करने के लिए भेज दिया था। हाँ। तो मुझे लगता है ये तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से एक नेशनल लीडर की तरह ही प्रोजेक्ट कर रहे थे। नंबर 3 पता नहीं कैसे पर है शायद, तो उसी की वजह से मुझे लगता है कि ये स्पोक्स पर्सन्स में या फिर जो भी लीडरशिप है उसमें ये एक डर भी है कि एसेंशियली इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या होगा हमारा। जैसे अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते, वैसे ही मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को वो कैटेगरी में डाल दिया गया है। और बाकी के चीफ मिनिस्टर्स की बात रही, तीरथ या फिर जो भी खट्टर जैसे चीफ मिनिस्टर, उनकी तो आलोचना होती रहती है। वो कैटेगरी में नहीं आते, उनको नहीं भेजते ये लोग बाकी के स्टेट्स में कैंपेन करने के लिए।
नहीं, योगी आदित्यनाथ ने वो अपने आप को ऑलमोस्ट उसी तरह से ढाला भी है ना, जैसे कि मोदी की तर्ज पर ही उनकी सारी पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है, तो वो इस मामले में भी लगभग उसी तरह से बिहेव करते हैं कि किसी तरह के आलोचना या किसी तरह के डिसेंट को का स्पेस उनकी पूरी पॉलिटिक्स में नहीं है। तो जो लोग भी हैं उनको उसी उसी ढर्रे पर चलना है। नरेंद्र, अगर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो फिर उसके बाद हम ये एक चीज पहली बात कि इस आपको कल किसी का मैं ये देख रहा था किसी का कि एक चीज तो बीजेपी ने अपने आपको लीडरशिप में, चाहे आप उनको डरा के कहें या आइडियोलॉजिकली वो है, तो उन्होंने अपने जब वो उनके सबसे खराब दिनों में भी उन्होंने अपने आप को बना के रखा। वो ठीक एक जो मोदी के प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ हुआ उस वक्त जो 13-14 में, उस अगर वो एक वक्त छोड़ दे तो बाद के वो लोग कुछ दिन के बाद आपस में लड़के फिर एक तरह के हो जाते हैं। उस मामले कांग्रेस से बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। अब उस जो लोग सामने नहीं आते, जब पूरा झगड़ा हो जाता है तब पता चलता है। अब उत्तराखंड में हो गया, कितने लोगों को ये पता चला कि वो आपस में हो रहा है। तो ये उनके कैडर में वो उनकी स्पष्ट उनकी ये मान्यता होती है कि चाहे तो हमारे लाइन में रहोगे या नहीं रहोगे। तो उनके पास बहुत अधिक ये ऑप्शन नहीं है कि वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे। विरोध करके वो सरवाइव कर भी नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो ये कहना कि वो किसी के साथ हैं वो नहीं है, वो जब तक रहेंगे तो योगी के लिए यूपी में अगर योगी हैं तो योगी को उनको इंडोर्स करना उनके लिए पॉलिटिकल कंपल्सन भी है। बाकी मोदी तो उनके ओवरऑल जो आप और विरोध करने के लिए शायद वो उस तरह का कद चाहिए, उस तरह के चाहिए, बिल्कुल उस तरह का कोई बराबर का नेता है नहीं है। तो सारे के सारे ज्यादातर बहुत नए लोग हैं, बहुत यंग लोग हैं, या बहुत अभी शुरुआती, ज्यादातर उसमें से फर्स्ट टाइमर हैं विधायक के तौर पे। तो एक छोटी सी बात और मैं ऐड करूंगा इसमें कि जब हो रही है कि असल कैरेक्टर तो जब आपका जो सिर्फ पॉलिटिक्स क्या जो सबसे किसी के कैरेक्टर का टेस्ट तो तब पता चलता है कि जब आप खराब टाइम में जाते हैं या पावर से दूर होते हैं। तो अभी आपको इस बारे में जब आपको ये सब लोग कह रहे हैं, ठीक है वो एक अलग मुद्दा है कि राहुल गांधी क्या है नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में होंगे वही राहुल गांधी 15, 16, 17 में भी हैं। तो ये अचानक या जो भी है अचानक अगर किन्हीं को अगर मान लीजिए जितिन है या जो भी है उनको या गांधी में बहुत जो लगा, तो 14 तक किस लिए थे सब साथ में, बिल्कुल एकदम सब एकदम आराम। तो सत्ता था उनके पास, आसपास पावर थी, जितने लोग हैं उनको अचानक पिछले 30 साल से उनको बहुत कुछ घुट रहे थे वो, तो लेकिन घुट रहे थे तो लेकिन 14 तक तो सारे पावर सेंटर में सारे और बहुत ही इन्फ्लुएंसर थे। तो ये चीजें जब आप सत्ता से दूर होते हैं तब आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कितने ईमानदार थे, किस आइडियोलॉजी से थे और किस लिए थे। बिल्कुल। तो अभी वो पता नहीं चलेगा जब इस तरह में अधिकतर लोगों का तो यही होता है। ठीक बात। तो हम अपनी आज की चर्चा को मेरे ख्याल से बहुत विस्तार से और बहुत अलग अलग पहलुओं पर हमने बातचीत की है। इसको आज यहीं रोककर और जो हमारा रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है पहले उसको पूरा करेंगे समय को ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेघनाद आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। मेरा एक ही रिकमेंडेशन है। मैं अभी मेयर ऑफ ईस्ट टाउन देख रहा हूँ, एक बहुत ही बढ़िया शो है, डिज्नी हॉटस्टार पर भी है, जरूर देखिए। वो एक्चुअली एक छोटे से अमेरिकन शहर में एक मर्डर हो जाता है तो फिर उसके इन्वेस्टिगेशन पर है। काफी अच्छे से डायरेक्शन है और शूटिंग भी बहुत अच्छे से की है, तो वो जरूर देखिए। और एक छोटा सा रिकमेंडेशन, अगर आपने अभी तक ये पिक्सार की मूवी नहीं देखी होगी तो सोल करके एक मूवी है, SOUL, वो भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। ये कहाँ पर अवेलेबल है? ये भी हॉटस्टार पे है। ओके, ठीक है। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? 4 रिकमेंडेशन है। पहला, जिस आर्टिकल का मैंने जिक्र किया था, जॉमी एन राव ने लिखा है कि जो वैक्सीन नीति बदली गई है उसके पीछे और कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं। दूसरा एक आर्टिकल है DW हिंदी पर कि कैसे जलवायु परिवर्तन से जो तापमान बढ़ रहा है उससे लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो 2020 के लिए 4 करोड़ से ऊपर की संख्या थी। तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िए। तीसरा फिर न्यूज लॉन्ड्री का एक आर्टिकल है, सुनीता नारायण जी ने लिखा है, महामारी में पर्यावरण की फिक्र, और वो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन का जो यूज बढ़ता जा रहा है उसके सापेक्ष है। और एक आखिरी रिकमेंडेशन है
टेक्नोलॉजी की दुनिया से हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, वहां पे पिछले 1-1.5 साल से चिप्स की शॉर्टेज बहुत चल रही है और ये पूरी दुनिया में है, ऐसा ही नहीं केवल भारत में है। तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जो आपको लग रहा होगा केवल कंप्यूटर या फोनों से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, उसके रियल वर्ल्ड बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके लिए CNBC पर एक आर्टिकल है, सैम शेड ने लिखा था, मई में आया था, वो पढ़िएगा। ठीक बात। नरेंद्र, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते? पहली बात तो कई लोगों ने देख लिया होगा, फिर से मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा देखने के लिए, क्योंकि हम लोग बिहार यूपी से आते हैं, तो हाँ। एक चूंकि वेब सीरीज की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस या उस कंप्रोमाइज, एक ड्रामेटिक कंप्रोमाइज को एक्सेप्ट करते हुए महारानी को देखें तो 90s का जो, अगर जिन्होंने बिहार को नहीं जाना है तो उसको वो करीब क्लोजली समझ पाएंगे। दूसरा, एस्पिरेंट्स को देखकर जो बिहार यूपी के लड़के जो मुखर्जी नगर में राजपाल से द्वारपाल तक की जो किस तरह से तैयारी करते हैं और उस तैयारी के पीछे दर्द और एस्पिरेशन और किस तरह का संघर्ष और क्या क्या चीजें चलती हैं कहानियां, वो आपको पता चल जाएगा। उस दोनों एस्पेक्ट में देखिए। और तीसरा, जो किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी या आसपास के इर्द गिर्द किस तरह की चीज़ें कहानियां चलती हैं और किस तरह से प्लांट होती हैं, उसके लिए फैमिली मैन को अगर देखेंगे तो वो चीज़ें पर चल पाएंगी। डिस्क्लेमर इसमें सिर्फ वही, इसमें ये कि इसको कम्प्लीटली चूंकि वेब सीरीज है, दर्शकों के साथ कनेक्ट करना है, तो उस नाटकीयता या फिल्मांकन को इग्नोर कीजिए। उसकी जो मूल है उसमें ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को छूने की सफल कोशिश की गई। ठीक है, तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन भी इस हफ्ते फैमिली मैन ही है। फैमिली मैन हालांकि उसमें बहुत सारी उसकी अपनी खामियां हैं, अपनी खामियां इन द सेंस कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स में प्ले करती है, लेकिन उसका जैसे कि नरेंद्र ने बताया कि वो एक वेब सीरीज है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, तो उसमें नाटकीयता और तमाम चीज़ों को भरना है, क्योंकि उसमें उनके अपने दुनिया भर के कॉमर्शियल और कई तरह के कंसर्न होते हैं। एक और इसकी खासियत है कि ये पहली बार एक ऐसी सीरीज आई है जिसने आमतौर पर हिंदी के नाम पर हिंदी हार्टलैंड और नॉर्थ इंडिया के कल्चर और नॉर्थ इंडिया के समूचे जो परिदृश्य है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, तो नॉर्थ इंडिया के ही परिदृश्य को समेटता है। इसमें पहली बार एक हिंदी वेब सीरीज में कोशिश की गई है एक इंटरनेशनल इशू को भी टच करने की, और दूसरा साउथ के, दक्षिण भारत के तमिल भाषा के और तमिल के एक्टर्स को एक साथ पिरोने की भी कोशिश की गई। तो वो एक अच्छा चीज मुझे लगा, एक अच्छे प्रयोग के तौर पर इसमें देखा जाना चाहिए फैमिली मैन में ये। और इसके अलावा दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है, हमारे दो रिपोर्टर इस समय आकांक्षा और शिवांगी राजस्थान के दौरे पर है, वहाँ के अलग अलग हिस्सों से लगातार कोविड से रिलेटेड रिपोर्ट्स कर रही हैं। तो राजस्थान में जो हालात हैं कोविड के बाद, सेकेंड वेव के बाद पैदा हुए, उन पर रिपोर्टिंग है, उनकी रिपोर्ट्स मैं रिकमेंड करूँगा। इसी तरह से हमारे 3 रिपोर्टर प्रतीक गोयल और दीक्षा मुंजाल और तनिष्का सोंधी इस समय महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग के लिए दौरा कर रही हैं, तो उनकी भी रिपोर्ट्स आप पढ़ें। यही हमारे रिकमेंडेशंस हैं इस हफ्ते की, और हम अपनी चर्चा को इस समय विराम दें उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो एनुअल रिसेस प्रोग्राम है, जो हमारे खास सब्सक्राइबर्स के लिए है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध होता है। इसमें आप तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ खुद इंटरैक्ट करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, बातचीत करते हैं। मेघनाथ, मैं चाहूंगा कि आप अपील एक बार फिर से करें और फिर हम अपनी चर्चा को आज यहीं पर रोकें। जी, अतुल सर ने जैसे कहा कि हमारे काफी रिपोर्टर्स अभी ग्राउंड पर है और ये कर रहे हैं, वैसे ही हमारी अभी एक कोशिश रहेगी न्यूज़ लॉन्ड्री में आगे जाके कि हम एक रिसर्च टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे शोज, जर्नलिज्म, एक्सप्लेनर्स, इसमें डीप रिसर्च करके हमको एसेंशियली हमारे जो भी शोज है, जैसे अतुल सर का टिप्पणी है या फिर मनीषा का न्यूज़ से या फिर मेरे जो एक्सप्लेनर्स है और बाकी के जो भी हम यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, उसमें आपको ऐसे एंगल्स देने की कोशिश करें जो कि कोई और दे नहीं रहा है। और ये एक्चुअली हम कर पाए हैं क्योंकि हमारे श्रोताओं ने और हमारे रीडर्स ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया, और
अब हम हमारी टीम बढ़ा पा रहे हैं और इसकी वजह से हम ये रिसर्च टीम भी बना पा रहे हैं। तो एक तो आपका शुक्रिया करना चाहूंगा, और अगर आप ऐसे ही तरह हमको सपोर्ट करना चाहते हैं और हमको और काम करता हुआ देखना चाहते हैं तो जरूर newslaundry.com पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग दीजिए। थैंक यू मेघनाद, शार्दुल, और थैंक यू चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।